क्या आपका बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता? क्या होमवर्क शुरू तो करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान कहीं और चला जाता है? क्या उसे एक बात बार-बार समझानी पड़ती है? वह अपनी चीज़ें खो देता है, दूसरों की बात के बीच में बोलता है या बिना परिणाम सोचे कोई काम कर देता है। ऐसे बिहेवियर देखकर बहुत से पेरेंट्स के मन में सवाल आता है, क्या मेरा बच्चा सिर्फ ज़्यादा एक्टिव है या उसे एडीएचडी हो सकता है? लेकिन क्या केवल चंचल होना एडीएचडी है? क्या पढ़ाई में मन ना लगना एडीएचडी को कन्फर्म करता है? और अगर बच्चा मोबाइल या अपनी पसंद की गेम पर काफ़ी देर ध्यान लगा लेता है, तो क्या उसे एडीएचडी नहीं हो सकता? आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि एडीएचडी क्या है और उसके अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं और कब बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करवाना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एडीएचडी और नॉर्मल चाइल्डहुड एक्टिविटी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण फर्क बताऊंगा। एडीएचडी का पूरा नाम अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ यानी एनआईएमएच के अनुसार एडीएचडी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें लगातार दिखाई देने वाले 3 तरह के मेन सिम्टम होते हैं। इन अटेंशन, ध्यान बनाए रखने में परेशानी, हाइपर एक्टिविटी, उम्र और परिस्थिति के मुकाबले बहुत ज्यादा एक्टिविटी या रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिविटी, बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करना और सेल्फ कंट्रोल में परेशानी। कुछ बच्चों में अटेंशन से जुड़ी डिफिकल्टीज ज्यादा दिखाई देती है, कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी ज्यादा होती है। वहीं कुछ बच्चों में तीनों प्रकार के सिम्टम एक साथ दिखाई दे सकते हैं। एडीएचडी बच्चे की इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये केवल बच्चे की बदमाशी, कमजोरी, पेरेंटिंग या डिसिप्लिन की कमी का दूसरा नाम भी नहीं है। हर एक्टिव बच्चा एडीएचडी वाला नहीं होता। बचपन में एक्टिव होना, दौड़ना, सवाल पूछना, कभी-कभी बात ना सुनना, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होना सामान्य हो सकता है। सीडीसी भी बताता है कि बच्चों को कभी-कभी फोकस, बिहेवियर कंट्रोल में परेशानी होना सामान्य है। एडीएचडी का कंसर्न तब बढ़ता है जब बिहेवियर उम्र के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, लगातार कई महीनों से बने हुए हो, घर और स्कूल जैसी भिन्न-भिन्न जगह पर दिखाई दे। अब हम एडीएचडी के 7 महत्वपूर्ण सिम्पटम एरिया समझते हैं। पहला साइन है बच्चे के लिए किसी टास्क पर ध्यान बनाए रखना मुश्किल होना। एग्जाम्पल के लिए, बच्चा होमवर्क करने बैठता है, लेकिन थोड़ी देर में पेंसिल, विंडो, आवाज या किसी दूसरी चीज में उलझ जाता है। आप उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह सुन ही नहीं रहा। वह क्वेश्चन पढ़ता है, लेकिन छोटी डिटेल छोड़ देता है। जल्दबाजी, ध्यान भटकने के कारण केयरलेस मिस्टेक्स करता है। लेकिन यहाँ केवल ये नहीं देखा जाता कि बच्चा कितनी देर बैठा है, ये देखना है कि बच्चा क्या एज एप्रोप्रिएट कामों पर अटेंशन बनाए रखने में उसे लगातार और अलग अलग सिचुएशन में डिफिकल्टी हो रही है। आप बच्चे से कहते हैं, अपना बैग रखो, यूनिफॉर्म बदलो, हाथ धो कर आओ। वह बैग रख देता है, लेकिन बाकी दोनों बातें भूल जाता है या होमवर्क शुरू करता है, लेकिन बीच में कोई दूसरा काम शुरू कर देता है। कई बार बच्चा इंस्ट्रक्शन समझता है, फिर भी स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करके पूरा करना उसके लिए मुश्किल होता है। उसकी नोटबुक में अधूरे काम मिल सकते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट आखिरी समय तक पेंडिंग रहता है, कमरा साफ करना शुरू करता है, लेकिन चीजें और फैला देता है। एनआईएमएच के अनुसार इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, काम पूरा करने, टास्क ऑर्गेनाइज करने और समय मैनेज करने में लगातार डिफिकल्टी इन अटेंटिव सिम्टम का हिस्सा हो सकती है। अब अगला साइन है चीजें भूलना या बार बार खोना। क्या आपका बच्चा अक्सर पेंसिल, रेजर या वाटर बोतल खो देता है? होमवर्क करके भी स्कूल ले जाना भूल जाता है? बुक, टॉय या जरूरी चीज रखकर तुरंत भूल जाता है? डेली रूटीन के काम बार बार याद दिलाने पड़ते हैं। कभी कभी चीजें भूलना हर बच्चे के साथ होता है। कंसर्न तब आता है जब भूलना और चीजें खोना बहुत फ्रीक्वेंट हो तथा उससे स्कूल और घर के काम लगातार इफेक्ट हो। फ्रीक्वेंट फॉरगेटफुलनेस और जरूरी चीजें खोना एडीएचडी के इन अटेंटिव सिम्टम में शामिल हो सकता है। अब अगला साइन है रेस्टलेसनेस। कुछ बच्चे एक जगह बैठने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं, जैसे चेयर पर लगातार हिलना, हाथ पैर चलाते रहना, मील या क्लास के बीच उठ जाना, ऐसी जगह दौड़ना या चढ़ना जहां उचित ना हो, शांत एक्टिविटी में भी बहुत आवाज करना। छोटे बच्चे नेचुरली एक्टिव होते हैं, इसलिए केवल ज्यादा दौड़ने से एडीएचडी नहीं कहा जाता। ये देखना जरूरी है कि एक्टिविटी बच्चों की उम्र और सिचुएशन के अनुरूप है या नहीं, और क्या वह उसके सीखने, सेफ्टी या दूसरे के साथ रहने में समस्या पैदा कर रही है। अभी तक बताए गए साइन में से आपने अपने बच्चे में सबसे ज्यादा क्या नोटिस किया? अटेंशन, फॉरगेटफुलनेस या हाइपर एक्टिविटी? कमेंट में इनमें से केवल एक वर्ड लिखिए। अगला साइन है इम्पल्सिविटी, यानी बिना सोचे प्रतिक्रिया देना। क्या बच्चा क्वेश्चन पूरा होने से पहले आंसर बोल देता है, दूसरे की बातचीत के बीच में बोलता है, अपनी टर्न का इंतजार करना उसके लिए मुश्किल होता है, बिना पूछे किसी की चीज उठा लेता है, रोड, स्टेयर्स या खेल के दौरान
रिस्क समझे बिना अचानक आगे बढ़ जाता है। ये बिहेवियर इम्पल्सिविटी से जुड़े हो सकते हैं। इम्पल्सिविटी का अर्थ ये नहीं होता कि बच्चा जानबूझकर हर बार गलत कर रहा है। कई बार उसके लिए एक्शन से पहले रुकना, सोचना, फिर रिस्पॉन्स देना कठिन हो सकता है। अगर इम्पल्सिव बिहेवियर बच्चे की सेफ्टी, फ्रेंडशिप्स या क्लासरूम बिहेवियर को बार-बार इफेक्ट कर रहा है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। अगला साइन है इमोशंस एंड फ्रस्ट्रेशन संभालने में परेशानी। कुछ बच्चे में ये दिखाई दे सकता है कि छोटी बात पर बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, हारने या इंतजार करने पर इंटेंस रिएक्शन देते हैं, काम कठिन लगते ही छोड़ देते हैं, बार-बार गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं या बाद में खुद पछताते हैं कि उन्हें इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया। लेकिन इमोशनल आउटबर्स्ट अकेले एडीएचडी कंफर्म नहीं करते। एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, लर्निंग डिफिकल्टी, ऑटिज्म, फैमिली स्ट्रेस और दूसरी बिहेवियरल या डेवलपमेंट कंडीशन में भी ऐसे बिहेवियर दिखाई दे सकते हैं। इसलिए केवल एंगर देखकर बच्चे को एडीएचडी का लेबल देना सही नहीं। एडीएचडी असेसमेंट में पूरे डेवलपमेंट, इमोशनल और बिहेवियर पैटर्न को समझना पड़ता है। अब अगला साइन है कोई भी समस्या एक से ज्यादा जगह पर दिखाई देना। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है। मान लीजिए बच्चा केवल होमवर्क के समय रेस्टलेस होता है, लेकिन स्कूल में टीचर कहती है कि वह ध्यान से पढ़ता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और दोस्तों के साथ भी ठीक रहता है। ऐसी स्थिति में कारण केवल एडीएचडी हो, ये जरूरी नहीं है। होमवर्क बहुत कठिन हो सकता है, बच्चा थका हुआ हो सकता है, घर का वातावरण डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है और उसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है। एडीएचडी डायग्नोस के लिए सिम्टम्स आमतौर पर एक से ज्यादा सेटिंग में दिखाई देनी चाहिए। इसलिए असेसमेंट के दौरान केवल पेरेंट की नहीं, बल्कि टीचर और बच्चे को अलग अलग सिचुएशन में देखने वाले लोगों की जानकारी भी ली जाती है। एडीएचडी हर बच्चे में एक जैसा नहीं दिखता। एडीएचडी 3 प्रमुख प्रेजेंटेशन में दिखाई दे सकता है। प्रीडोमिनेंटली हाइपरएक्टिव, इम्पल्सिव बच्चा बहुत रेस्टलेस हो सकता है, ज्यादा बोल सकता है, अपनी टर्न का इंतजार नहीं कर पाता और बिना सोचे रिएक्ट कर सकता है। कंबाइंड प्रेजेंटेशन, बच्चे में अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी तीनों एरियाज के सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। इसलिए शांत रहने वाले बच्चे में भी एडीएचडी हो सकता है। एडीएचडी के लिए क्लिनिकल पैटर्न क्या देखा जाता है? एडीएचडी किसी 1-2 दिन के बिहेवियर से तय नहीं होता। क्लिनिकल एवोल्यूशन में सामान्यतः देखा जाता है ये सिम्टम बचपन में शुरू हुए हैं, कम से कम 6 महीने से बने हुए हो, उम्र में डेवलपमेंटल लेवल के अनुसार ज्यादा हो, 2 या ज्यादा सेटिंग्स में दिखाई देते हो और सोशल, स्कूल और डेली फंक्शन को इफेक्ट कर रहे हो। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अनुसार सिम्टम्स की शुरुआत 12 वर्ष की उम्र से पहले होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पेरेंट घर पर चेकलिस्ट देकर डायग्नोसिस कर दे। अब असेसमेंट कब करवाना चाहिए? असेसमेंट के बारे में तब सोचना चाहिए जब टीचर भी अटेंशन या बिहेवियर कंसर्न बता रही हो, बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार स्कूल वर्क पूरा ना कर पा रहा हो, बार बार केयरलेस मिस्टेक्स हो रही हो, घर और स्कूल दोनों में इंस्ट्रक्शन फॉलो करना मुश्किल हो, इम्पल्सिविटी के कारण एक्सीडेंट्स या स्कूल प्रॉब्लम हो रहे हो। एडीएचडी का कोई एक ब्लड टेस्ट, ब्रेन स्कैन या सिंगल क्वेश्चनरी नहीं होता। जरूरत के अनुसार फोकस, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ये सब चीजें भी चेक की जा सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन के अनुसार 4 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जिनको एडीएचडी है उनका असेसमेंट किया जाना चाहिए। अगर आपको भी अपने बच्चे का असेसमेंट टेस्ट करवाना है तो अपने आसपास किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलकर असेसमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन यदि असेसमेंट के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि बच्चे की एक्चुअल डिफिकल्टी एडीएचडी है, लर्निंग कंसर्न है, बिहेवियर इशू है या कोई दूसरी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो आप मनोवैद्य क्लिनिक में भी कंसल्टेशन और असेसमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ केवल ये नहीं देखा जाता कि बच्चा कितना एक्टिव है, उसकी अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की एबिलिटी, इम्पल्सिविटी, बिहेवियर, लर्निंग पैटर्न, स्लीप, सेंसरी कंसर्न और घर तथा स्कूल की फंक्शनिंग को डिटेल में समझा जाता है। इसके बाद पेरेंट्स को फाइंडिंग और आगे की एप्रोप्रिएट डायरेक्शन आसान भाषा में समझाई जाती है। जरूरी ये नहीं है कि असेसमेंट कहाँ करवाया जाए, जरूरी ये है कि बच्चे को बार बार बदमाश, आलसी या जानबूझकर नहीं सुनता कहने से पहले उसकी वास्तविक डिफिकल्टी को समझा जाए। तो आज की वीडियो से 3 बातें याद रखिए। पहली, हर एक्टिव या डिस्ट्रैक्टेड बच्चा एडीएचडी वाला नहीं होता। दूसरा, एडीएचडी केवल हाइपर एक्टिविटी नहीं है, अटेंशन और इम्पल्सिविटी भी इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और तीसरा, डायग्नोसिस केवल सिम्टम की लिस्ट से नहीं बल्कि ड्यूरेशन, अलग अलग सेटिंग और डेली लाइफ पर पड़ रहे इम्पैक्ट को देखकर किया जाता है। अगली वीडियो में हम समझेंगे नॉर्मल एक्टिव चाइल्ड और एडीएचडी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ऑटिज्म, एडीएचडी, स्पीच एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ऐसे पेरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने बच्चे के बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज और परेशान है। चलो मनो
dua ideal.